यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है CR फार्मूला 1944। जब अंग्रेज़ हुकूमत ने गांधी के हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक को सख्ती से कुचल दिया। अंग्रेज़ों ने जब गांधी ने जो तहरीक चलाई उसको जो उन्होंने वो सख्ती से कुचला तो उसे जेल में डाल दिया और उसके बाद उसकी तहरीकों में किसी भी किस्म की जान न रही। अब गांधी ने कायदे को एक साजिशी जाल में फंसाकर मुस्लिम लीग को कमज़ोर करने की कोशिश की। इस साजिश में गांधी ने चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य का इस्तेमाल किया और उसे कहा कि तकसीम हिंद पर अपनी राय दें। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक रहनुमा था। इसका ताल्लुक मद्रास से था और अवाम में राजी के नाम से मशहूर था। मार्च 1944 में गांधी और राजगोपाल आचार्य ने एक फार्मूले को हतमी शक्ल दी। इस फार्मूला को CR फार्मूला कहा जाता है। इसी दौरान जेल से ही हिंदू मुस्लिम मसाइल पर गांधी और कायदे-ए-आज़म के दरमियान खतो किताबत जारी रही। इस फार्मूला को कायदे-ए-आज़म के पास भेज दिया गया। कायदे-ए-आज़म को फार्मूले की तफसीलात से 8 अप्रैल 1944 को आगाह किया गया। CR फार्मूले के अहम निकात दर्ज झैल थे। फर्स्ट पॉइंट है जी, ये फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान समझौते की बुनियाद है जिस पर गांधी और कायदे-ए-आज़म मुत्तफिक होंगे और वो अपनी अपनी जमातों से मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जंग अज़ीम दोम ख़त्म होगी तो एक मखसूस कमीशन कायम किया जाएगा। यानी कि जब सेकंड जो वो वार जो ख़त्म होगी तो उसके बाद जो वो एक कमीशन कायम करेंगे जो हिंदुस्तान के शमाल मशरिक़ और शमाल मगरिब के ऐसे मुतसिला अज़लाक़ की हदूद का तयन करेगा जहाँ मुसलमानों की कतई अक्सरियत है। अलहदा ममलिकतों के क़याम का फ़ैसला हुआ तो सरहदों पर रिहाइश पज़ीर अवाम दोनों में से किसी एक रियासत में शामिल होने का फ़ैसला करेंगे। थर्ड पॉइंट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत करती है और वह इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वह बुरी हुकूमत के क़याम में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेगी। फोर्थ है हमारे पास, अगर इस्तिस्वाब राय का फ़ैसला हुआ तो सियासी जमातों को अवाम के सामने अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने और उन्हें अपने हक़ में कायल करने के लिए मुहिम चलाने का इख्तियार होगा। वो पूरा प्रोपेगेंडा कर सकेंगे। अगर अलहदा ममलिकतों के क़याम का फ़ैसला हुआ तो दोनों फ़रीक़ रियासती और हुकूमती अमूर पर बाहिम मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। अगर आबादी का तबादला करना मकसूद हो तो सिर्फ़ रज़ाकाराना बुनियादों पर होगा। फार्मूले पर सिर्फ इसी सूरत में अमल होगा अगर हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के हक़ से दस्तबरदार हो जाए और सारे इख्तियारात मुकामी लोगों को मुंतकिल हो जाएँ। कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की मजलिस आमला के मशवरे से CR फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। उसके बाद है हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। क्रिप्स मिशन के नाकामी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बरतानिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह हिंदुस्तान से अपना इक़्तिदार ख़त्म कर दे और इख्तियारात अक्सरियती जमात को मुंतकिल कर दे। गांधी ने सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीकों का आगाज़ कर दिया और आवाम से कहा कि वो अदालतों और दफ्तरों का बाइकाट करें। जलसों और जुलूसों के ज़रिए क़ुव्वत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा किया। जंग का पांसा बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के हक़ में पलटने लगा। बदलते हुए हालात देखकर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को साथ मिलाकर अपने दबाव को बढ़ाना चाहा। गांधी ने कायदे-ए-आज़म को मुश्तरका जद्दोजहद में शामिल होने की दावत दी लेकिन वह ऐसे जाल में फंसने वाले नहीं थे। कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तहलीक के अलावा किसी दूसरे फार्मूला पर गौर करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान में बरतानवी वाइसराय था। इसने बरसगीर की मिसाल पर गौर करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया ताकि मुस्तक़बिल के आइन, हुकूमत की तश्कील और असम्बलियों के चुनाव के मुतल्लिक़ बुनियादी फ़ैसले किए जाएँ। वेवल प्लान में दर्ज झैल निकात शामिल थे। फर्स्ट है हमारे पास, मुस्तक़बिल का दस्तूर बरसगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्ज़ी से बनाया जाएगा। सेकंड है, गवर्नर जनरल की इंतज़ामी कौंसल बनाई जाएगी और कौंसल में बरसगीर की सियासी क़ुव्वतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे। इनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। थर्ड पॉइंट है, गवर्नर जनरल अपनी इंतज़ामी कौंसल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसल का ताल्लुक बरसगीर से होगा। अरकान का चुनाव गवर्नर जनरल ख़ुद करेगा। फोर्थ है हमारे पास, मरकज़ में इंतज़ामी कौंसल को तश्कील देने के बाद तमाम सूबों में भी इंतज़ामी कौंसलें मुनज़्ज़म की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, यानी कि किस तरह से उसका इनेकाद हुआ था। वेवल प्लान पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान को 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई थी। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और बलदेव सिंह, मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे-ए-आज़म लियाकत अली खां और सरदार अब्दुल रब नश्तर, तमाम सूबों के वज़राए आला और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे शरीक हुए थे। बड़ी तवक्कुआत के साथ तमाम मंदूबीन ने शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। कांग्रेस होश थी कि उसे हुकूमत साजी का मौका मिलने वाला था। अलबत्ता उसने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले ही वजाहत कर दी थी कि वह बरसगीर की तकसीम के किसी फार्मूला
تقسیم کے کسی فارمولہ کو نہیں مانیں گی۔ وائسرائے کی ڈیفنس کونسل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلمان ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ قائد-اعظم نے موقف اختیار کیا کہ 5 مسلم ارکان کو مسلم لیگ نامزد کرے گی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد-اعظم ڈٹ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد-اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حقدار مان لے۔ تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کا کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر ختم ہو گئی۔ قائد-اعظم نے کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا ویول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قائد-اعظم کا موقف درست ثابت ہوا، کیونکہ آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات